हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का जो एग्ज़ाम हुआ था 23 फरवरी 2026 को शिफ्ट 1 में, उसका जीके पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, अगेंस्ट विच ओपोनेंट डिड ज्योति सुरेखा वेन्नम क्लिंच द ब्रॉन्ज मेडल एट द 2025 आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल? मेरियाना बर्नेल या एलेक्स रुइस, एला गिब्सन या एंड्रिया बीसीरा बेसेरा? तो ब्रॉन्ज मेडल जीता ज्योति सुरेखा वेन्हम ने किसको हरा के? एला गिब्सन को हरा के। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। इनको इन्होंने हराया। और देखो जो ये लिखा है ऑप्शन नंबर 2, एलेक्स एलेक्स रुइस, इसको डिफीटेड क्वार्टर फाइनल्स में हराया एलेक्स रुइस को। तो वो फाइनल तो फिर वो सेमीफाइनल में पहुंच गई। डिफीटेड इन क्वार्टर फाइनल्स। देखो इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है, मतलब ये सेमीफाइनल में हारी होंगी ज्योति सुरेखा वेन्नम। तो वो किससे हारी थी? इससे, जो है मैक्सिको की एंड्रिया बीकेरा बेसेरा। एंड्रिया बेसेरा से लॉस्ट टू एंड्रिया बेसेरा इन सेमीफाइनल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ब्लड वेसल कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट? कौन सी रक्त वाहिका फेफड़ों से हृदय तक ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है? पल्मोनरी आर्टरी, एरोटा, पल्मरी वेन या सुपर वेना कावा? तो कौन सी लेके जाती है ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट? तो वो है पल्मोनरी वेन। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। पल्मोनरी वेन ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से हार्ट तक लेके जाती है। पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है? पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स। कैरीज oxygenated blood from the heart heart to the lungs. एरोटा क्या करता है? कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। देखो पल्मोनरी वेन ने लंग्स से हार्ट में पहुंचाया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। देन एरोटा का काम होता है हार्ट से पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाता है। कैरीज ऑक्सीजनेटेड blood from the heart to the rest of the body. एंड सुपर वेना कावा का क्या काम होता है? पल्मोनरी वेन तो मैंने बता दिया ना, कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। देन सुपीरियर वेना कावा इज कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द अपर बॉडी टू द राइट आर्टरियम। कैरीज deoxygenated blood from the upper body to the right atrium. Question number 3, which campaign did Gandhi lead specifically to protest the British salt tax? ये मेरे हिसाब से सबको ही पता होगा गांधी जी ने कौन सा आंदोलन किया था सॉल्ट टैक्स को तोड़ने के लिए, ब्रिटिश सॉल्ट टैक्स को तोड़ने के लिए। देखो स्वदेशी कैंपेन ये गांधी जी के द्वारा किया गया था कि बाहर की चीज़ें मत खरीदिए, अपनी ही मतलब जो इंडियन गुड्स हैं उनको ही प्रमोट कीजिए, उन्हीं का ही यूज़ कीजिए। तो ये है प्रमोटेड
यूज ऑफ इंडियन गुड्स। दांडी मार्च, दांडी मार्च ही करेक्ट आंसर है। ब्रिटिश सॉल्ट टैक्स को तोड़ने के लिए गांधी जी ने दांडी मार्च स्टार्ट की थी। कब दांडी मार्च स्टार्ट की थी? 1930 में। कहाँ से? देखो, गांधी जी और उनके फॉलोअर्स ने 240 माइल्स, अराउंड 390 किलोमीटर्स चले थे। कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम साबरमती आश्रम टू दांडी। साबरमती आश्रम आश्रम टू दांडी। और दांडी में ही सी वाटर में साल्ट बना के ब्रिटिश सॉल्ट लॉ को तोड़ा था। और जो ये ब्रिटिश सॉल्ट को तोड़ना ही बिकम द मेजर पार्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन इंडिया। ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? 1942 में। डिमांडिंग, क्या डिमांड कर रहे थे ये? इमीडिएट इंडिपेंडेंस। ये इसलिए क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड इन 1942 डिमांडिंग इमीडिएट इंडिपेंडेंस। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? 1920, असहयोग आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वींस लेड एन आर्म्ड रेसिस्टेंस अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी एट किट्टूर कर्नाटका इन 1824 अगेंस्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स? डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स, हड़प नीति, किसके टाइम हुई थी? डलहौजी के टाइम पे, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है। और निम्नलिखित में से किस रानी ने 1824 में किट्टूर में डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स के लागू होने के विरोध ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध का नेतृत्व किया? रानी लक्ष्मीबाई, रानी चिन्नम्मा, रानी दुर्गावती या रानी अवंतीबाई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, रानी चिन्नम्मा। देखो, अब हम रानी लक्ष्मीबाई ने रिवॉल्ट किया था झांसी में, कब? 1857 में। ठीक है। रानी दुर्गावती fought against the Mughal Empire in the 16th century. Fought against the Mughal Empire in the 16th century. और रानी अवंतीबाई ने 1857 का जो विद्रोह हुआ था, रिवोल्ट हुआ था, उसमें पार्टिसिपेट किया था मध्य प्रदेश से। इन मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 5, द हायर द बेटर इज सुटेबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट? मानव विकास में निम्नलिखित संकेतकों में से किसके लिए जितना अधिक उतना बेहतर उपयुक्त है? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मातृ मृत्यु दर, ये तो गलत है ना, मतलब ऐसे तो कह नहीं सकते हैं जितनी ज़्यादा मृत्यु होगी माता की उतना अच्छा, गलत है ना। एडल्ट लिटरेसी रेट, वयस्क साक्षरता दर, जितनी साक्षरता ज़्यादा होगी उतना अच्छा, यस ये सही है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, ऐसे नहीं, बिलो पॉवर्टी लाइन, जितने ज़्यादा पॉवर्टी लाइन के नीचे उतना अच्छा नहीं। ये तो क्वेश्चन अगर हम इसको ऑप्शंस को पढ़ के ना, ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। और देखो ऑप्शन नंबर 4 क्या है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये भी गलत है। एडल्ट लिटरेसी रेट क्या होता है वो पता होना चाहिए। मीन्स मोर एजुकेटेड पीपल सो हायर इज़ बेटर, मतलब एडल्ट लिटरेसी रेट, जो एडल्ट हैं उनको ज़्यादा एजुकेशन मिलनी चाहिए, सही है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज़ मीन्स, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वो होता है द नंबर ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रन अंडर 1 year ऑफ एज पर 1000 लाइफ बर्थ। द नंबर ऑफ डेथ्स of children under 1 year of age per 1000 live births।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, इन सितंबर 2025 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड AI enabled स्क्रीनिंग डिवाइसेस फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर एंड रिफ्लेक्टिव एरर्स? गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र या पंजाब? तो किसने कराई ये? पंजाब। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, पट्टाचित्रा पेंटिंग आर ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद विच रीजन्स? पंजाब एंड हरियाणा, कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल, गुजरात या राजस्थान? तो पट्टाचित्रा पेंटिंग इज रिलेटेड विद ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देखो, पट्टाचित्रा आपको पता होना चाहिए, पट्टा का क्या मतलब होता है? पट्टा मीन्स क्लोथ और चित्र मीन्स पेंट, पिक्चर। तो इसका मतलब क्या है? पेंटिंग्स आर यूजुअली मेड ऑन क्लोथ और पाम, ड्राइड पाम लीव्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज इज मेड अप ऑफ टू मेन आइलैंड्स ग्रुप इन द बे ऑफ बंगाल? लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव या अंडमान एंड निकोबार आइलैंड? देखो, टू मेन आइलैंड्स, ये तो क्वेश्चन अपने आप ही हो जाएगा बढ़ के। टू मेन आइलैंड्स कौन कौन से हैं? अंडमान और निकोबार। तो हमारा इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अंडमान आइलैंड अलग है, निकोबार आइलैंड अलग है। उन दोनों को क्या मर्ज करके यूनियन टेरिटरी बन गई है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। क्वेश्चन नंबर 9, बोराजाइन इज पॉपुलरली नोन एज इनऑर्गेनिक। देखो, बोराजाइन का फॉर्मूला क्या होता है आपको, मतलब केमिकल फॉर्मूला, हाँ, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? B3N3H6 एंड इज अ रिंग स्ट्रक्चर सिमिलर टू बेंजीन। ये एक रिंग की स्ट्रक्चर की तरह होता है ऐसे। और इसको रिंग स्ट्रक्चर बेंजीन की तरह होता है। तो आंसर क्या हो गया हमारा? बेंजीन। इनऑर्गेनिक बोराजाइन इज पॉपुलरली नोन एज इनऑर्गेनिक बेंजीन। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। Question number 10. Which of the following dynasties replaced the Mauryas in the Gangetic heartland by the late 2nd century BCE? निम्नलिखित में से किस वंश ने दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध तक गंगा के मैदान में मौर्य का स्थान लिया? देखो, मौर्यास को किसने डिफीट किया था? ये पहले वाली वीडियो में भी आया हुआ है। मौर्यास को डिफीट किया था शुंगा डायनेस्टी ने। और फर्स्ट मतलब लास्ट रूलर ऑफ मौर्यास इज बृहद्रथ था लास्ट रूलर ऑफ मौर्य। बृहद्रथ। और इसको किसने डिफीट किया था? डिफीटेड पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग और शुंग डायनेस्टी की स्थापना की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन वाज द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लॉन्च्ड? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब लॉन्च शुरू की गई? ये मुद्रा योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट की थी, जैसे लिखा है प्रधानमंत्री। कब? 2015 में। और ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। और जो ये स्कीम है वो लोन प्रोवाइड करती है अप टू 10 लाख फॉर टू नॉन कॉरपोरेट, नॉन फार्म, स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस को। और जो टाइप्स ऑफ लोन देख लो, टाइप्स ऑफ लोन, शिशु, किशोर और तरुण। ये मैं उस टाइम का बता रही हूँ जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी। अब शायद इसमें कुछ चेंजेस हो गए हैं। शिशु टाइप ऑफ लोन में अप टू 50,000 तक का लोन मिलेगा, अप टू 50,000। ठीक है। किशोर में 50,000 से लेके 5 लाख तक का। और तरुण में 5 लाख से लेके टू 10 लाख तक का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, what is the main characteristics of tropical deciduous monsoon forest in India? Forests grow only above the snow line. Trees shed leaves during the dry season. Vegetation is mostly cactus and xerophytes. Trees remains evergreen all year.
तो हमारा आंसर क्या है, देखो, ट्री शेड लीव्स ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, क्यों? टू कंजर्व वाटर, टू कंजर्व वाटर, ठीक है। और ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये कौन से रीजन में आते हैं, जिसमें 70 से 200 सेंटीमीटर की रेनफॉल होती है, रेनफॉल, ठीक है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। कॉमन ट्रीज लाइक टीक, साल एंड बैम्बू। अदर ऑप्शंस का भी देख लेते हैं एक बार। क्या लिखा है फर्स्ट ऑप्शन में, फॉरेस्ट ग्रो ओनली अबव द स्नो लाइन। तो ये कौन से फॉरेस्ट हैं? ये अल्पाइन वेजिटेशन है, अल्पाइन वेजिटेशन, ठीक है। देखो क्या लिखा है, वेजिटेशन इज मोस्टली कैक्टस एंड जीरोफाइटस। मीन्स कैक्टस कहाँ पे होता है? डेजर्ट में, तो ये डेजर्ट वेजिटेशन हो गया, डेजर्ट वेजिटेशन। क्या? ट्रीज रिमेन्स एवरग्रीन ऑल ईयर, जो पूरे साल हरा भरा रहते हैं। ट्रीज मीन्स ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। Question number 13. In which of the following states in India is the difference in literacy rate as per the census between the male and female is the lowest? केरला, झारखंड, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? हमें ये तो पता है ना, लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट फीमेल का सबसे ज़्यादा कहाँ है? केरला में। और मेल का देखो, मेल लिटरेसी रेट इज़ अबाउट 96% एंड फीमेल लिटरेसी रेट इज़ अबाउट 92% इन केरला। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 4%। सबसे कम कहाँ का है? केरला का। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। और अगर यहाँ पूछा होता कि सबसे ज़्यादा बिटवीन मेल एंड फीमेल द हाईएस्ट, तो हाईएस्ट कहाँ का है? राजस्थान का। कुछ 16.68 या 48 ऐसी कुछ परसेंटेज है, 16 पॉइंट समथिंग परसेंटेज है, ठीक है। ये देखो इन्होंने लोएस्ट पूछ लिया, तो केरला। हाईएस्ट भी बहुत बार पूछा जा सकता है, तो आंसर हो गया राजस्थान, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 14. विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इन इंडिया? देखो कौन सा राइट पूछ रहा है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये है हमारा आर्टिकल नंबर 21 में। आर्टिकल नंबर 19 में क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड अदर फ्रीडम्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच and other freedoms. आर्टिकल नंबर 14 क्या है? राइट टू इक्वेलिटी बिफोर लॉ, राइट टू इक्वेलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल नंबर 32 ये है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल नंबर 32 को आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि किसने बोला था हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोला था? हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये मैं पहले भी 2-3 बार बता चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 15. इंडियाज फर्स्ट एवर आर्चरी प्रीमियर लीग was launched in 2025 by Archery Federation of India, National Archery Council of India, Archery Association of India या Indian Archery Committee। तो आर्चरी प्रीमियर लीग was launched in 2025 by Archery Association of India. Option number 3 is the correct answer. Question number 16. Which of the following authors created the fictional South Indian town of Malgudi and wrote Swami and Friends? स्वामी एंड फ्रेंड्स जो एक बुक है किसकी, वो वही पूछ रहे हैं ऑथर्स, जिसमें मालगुडी जो टाउन है साउथ इंडिया का उसका जिक्र हुआ है। तो ये स्वामी एंड फ्रेंड्स किसकी बुक है? आर के नारायण की। ऑप्शन नंबर
3 इज द ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देखो मुल्क राज आनंद जी की बुक मैंने आपको पहले वाली वीडियो में भी मतलब क्वेश्चन आया था, तो इनकी बुक कौन सी है? अनटचेबल। इनकी जो इम्पोर्टेंट बुक है वो है अनटचेबल। और ये आर के नारायण जी की इम्पोर्टेंट बुक्स है स्वामी एंड फ्रेंड्स। हम और भी बुक्स डिस्कस कर लेते हैं इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्ज़ाम। इनकी एक तो इम्पोर्टेंट बुक्स है स्वामी एंड फ्रेंड्स, और एक और है जिस जिस बुक के लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था इन 1960, वो है द गाइड। द गाइड, ठीक है। प्रेमचंद जी की बुक्स, मतलब जो इम्पोर्टेंट बुक है वो है, बुक कह लो या नॉवल कह लो, गोदान। राजा राव नॉन फॉर कंठापुरा, नॉन फॉर कंठापुरा। Question number 17. Which of the following articles of the Indian Constitution give a person the right to move the Supreme Court directly for the enforcement of fundamental rights? Article number 16, 14, 32 या 19? देखो 14 क्या है, अभी मैंने बताया, इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल नंबर 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। बट देखो क्या बोला है, अ पर्सन द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो ये है, पर्सन को ये राइट दिया गया है, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है या कुछ आपको दिक्कत हो रही है ऐसा लग रहा है, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वो है आर्टिकल नंबर 32 में लिखा हुआ है। और वैसे आर्टिकल नंबर 32 क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल, देखो कॉन्स्टिट्यूशनल की जो रेमेडीज है वही लिखी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और आर्टिकल नंबर 14 दैट इज राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो मैं लिख देती हूँ इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल नंबर 16 क्या है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। और आर्टिकल नंबर 9 क्या है? फ्रीडम राइट्स। ऊपर शायद ये भी था, फ्रीडम राइट्स। देखो जो क्वेश्चन में जो लिखा है, सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्टली जा सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू करती है। और वो कौन कौन सी रिट्स हैं? 5 रिट्स हैं। हेबिस कॉर्पस, हेबिस कॉर्पस, आपको ये नाम याद होने चाहिए और इनका मीनिंग भी, अभी मैं मीनिंग भी लिखवा दूंगी। मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्शुअरी, एंड क्यू वारंटो। देखो हेबिस कॉर्पस का क्या मतलब होता है? टू हैव द बॉडी ऑफ, टू हैव द बॉडी ऑफ। Mandamus means we command. Prohibition, to prohibit, to forbid, to forbid. Certiorari, to be certified, to be certified. And quo warranto is by what authority? By what authority of? What authority of? Question number 18. At which of the following sites in Arunachal Pradesh was India's first commercial coal mine inaugurated in October 2025? Twangjang, Itanagar, Naharlagun, Zero, Hapoli या नामचिक नामफुक।
तो कहाँ पे कमर्शियल कोल माइन इनोग्रेट हुई है इन अक्टूबर 2025? दैट इज नामचिक नामफुक। क्वेश्चन नंबर 19, which facility was inaugurated by AIIMS Raipur in September 2025, making it the first of its kind in a government hospital in central India? तो कौन सी? जिनोमिक सीक्वेंसी फैसिलिटी, डिजिटल डायग्नोस्टिक लैब, टेलीमेडिसिन कॉल सेंटर या रोबोटिक सर्जरी फैसिलिटी? तो एम्स रायपुर ने इनोग्रेट की है रोबोटिक सर्जरी फैसिलिटी। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। और इसका इनोग्रेट किसने किया है? ऑब्वियसली बात है कि इनोग्रेट सीएम ऑफ छत्तीसगढ़ जो हैं छत्तीसगढ़ विष्णु दियोसाई। विष्णु दियोसाई इन्होंने इनोग्रेट किया है रोबोटिक सर्जरी फैसिलिटी को एम्स रायपुर में। Question number 20. Which reforms measure played a key role in improving India's foreign exchange position after 1991? Nationalization of banks. ये तो कब हो गए थे नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स? 1949 1976 में, मतलब उस बहुत पहले हो गए थे। बैंक्स नेशनलाइज हुए थे 1969 में एंड 1980 में। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स तो 1969 और 1980 में ही हो गए थे। तो इनका 1991 के बाद फॉरेन एक्सचेंज पोजीशन से कोई लेना देना नहीं है। हायर एमएसपी फॉर क्रॉप्स। एमएसपी मतलब मार्जिनल सपोर्ट प्राइस। ये तो मेनली एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ना कि फॉरेन एक्सचेंज से, तो ये भी नहीं होगा हमारा आंसर। रिजर्वेशन ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज़, ये एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी मेजर है, इसका हमारा फॉरेक्स से फॉरेन एक्सचेंज से कोई लेना देना नहीं है। डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। देखो, आपको डिवैल्यूएशन का मतलब तो पता होगा, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। डिवैल्यूएशन का मतलब होता है कि रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ करेंसी रिलेटेड टू फॉरेन करेंसीज। मतलब जैसे डॉलर, मान लो डॉलर के मुताबिक इंडियन करेंसी की वैल्यू को कम करना। और ये क्यों करी थी? ताकि इंडियन एक्सपोर्ट चीपर हो जाए और मोर कम्पिटिटिव हो जाए इंटरनेशनली, ताकि जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट्स की अर्निंग है, वो इंक्रीज़ हो जाए। ठीक है, आई होप ये 20 क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।